लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। ठीक है, तो एलपीपी एक्चुअली ना एक टाइप के प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन जो होता है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है, ये बोल सकते हैं। अब ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक बिजनेसमैन है, वो दो तरह की चीजें परचेस करता है और सेल करता है। एक है टेबल्स और चेयर्स। ये टेबल और परचेस करता है, चेयर्स परचेस करता है, उसको सेल करता है। ठीक है, अब कुछ उसके साथ डेटा गिवन है, मैं डेटा आपको रीड करके बता रहा हूँ, आपके बुक का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर आप ये चीजें नोट डाउन कर लो कि वो टेबल्स और चेयर्स, ये दो तरह की चीजें बाय और सेल करता है। ठीक है, अब डेटा कुछ ऐसा है कि उसको एक टेबल की जो कॉस्ट है वो 2500, एक टेबल की कॉस्ट उसको 2500 रुपए पड़ती है। अ टेबल कॉस्ट हिम ₹2500, और एक चेयर की कॉस्ट उसे 500 रुपए पड़ती है। एक चेयर की कॉस्ट 500 उसे पड़ती है। ठीक है, और वो अपना एस्टिमेशन लगाता है कि उसे टेबल को सेल करने में 250 रुपए पर टेबल का प्रॉफिट होता है। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, कितने का उसे टेबल पड़ रहा है, कितने का उसे चेयर पड़ रहा है, और ये उसका प्रॉफिट मैं लिख रहा हूं उसके बाजू में। तो एक टेबल सेल करने पे उसे 250 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और एक चेयर सेल करने पे उसे 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और उसके पास जो स्टोर रूम है जहां पर वो चीजें स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। वो 60 पीसेस से ज्यादा सामान नहीं परचेस कर सकता या स्टोर नहीं कर सकता। 60 पीसेस उसके पास लिमिटेशन है। ठीक है, ये हो गया। यहां तक का डेटा समझ में आया? अब अगर आप अपने आप को उस बिजनेसमैन की जगह पे रखते हो, ठीक है, मान लो आप ये बिजनेस कर रहे हो, आप टेबल्स और चेयर्स बाय कर रहे हो और उसे इस प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, आपके पास इतनी स्पेसेस है, तो आपको कौन सी चीज की कितनी क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको कितने टेबल्स खरीदने चाहिए या कितने चेयर्स खरीदने चाहिए? अच्छा, एक और चीज शायद यहाँ पर लिमिटेड है, वो है उसके पास पैसे लिमिटेड है। उसके पास सिर्फ 50,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। उससे ज्यादा भी वो खर्चा नहीं कर सकता। ये चीज भी एक लिमिटेड अमाउंट है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है, आप ये दो चीजें ही बाय या सेल कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, प्रॉफिट ही है। तो आप कितना टेबल खरीदोगे, कितना चेयर खरीदोगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो? समझ में आई ये चीज? तो ये प्रोसेस फाइंड आउट करने को ही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि वो जो पर्सन है उसे एक्स टेबल्स परचेस करने चाहिए और वाई चेयर्स परचेस करने चाहिए, जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो एक्स और वाई की वो वैल्यू, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उन वैल्यूज को कहा जाता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसे कहते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू जिसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। कुछ सिचुएशन में वो मिनिमम भी होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब सबसे पहला चीज, ये पूरे डेटा को पढ़ने के बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहला टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर जो भी है उसे मैं z मान लेता हूं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो प्रॉफिट की एक इक्वेशन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो क्या होगा बताओ, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर मैं एक्स टेबल वाई चेयर ले रहा हूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स प्लस वाई मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। मैं एक्स टेबल ले रहा हूं, एक टेबल पे मेरा प्रॉफिट 250 रुपए है, तो टेबल पे मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 250x। चेयर पे मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75y, और जो दोनों का सम है वो मेरा टोटल प्रॉफिट है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, प्रॉफिट फंक्शन बना। क्या ये सबको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ओवरराइडिंग कंडीशन। ओवरराइडिंग कंडीशन, या जिसे कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब जो हमारे पास लिमिटेशन है। तो हमारे पास दो तरह की लिमिटेशन है कि हम टोटल 60 से ज्यादा
पीसेस नहीं परचेस कर सकते और पैसे भी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो इनसे हम कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई का जो टोटल सम है वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 लिखना गलत हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 60। वो 60 या 60 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा बताओ? नहीं, पूरी पूरी इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट करके बताओ। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक्स टेबल खरीद रहा हूं तो टेबल को खरीदने में मैं कितने खर्चे कर रहा हूं? एक टेबल का इतना कॉस्ट है तो एक्स टेबल का कितना कॉस्ट है? 2500 इंटू एक्स, तो 2500 इंटू एक्स प्लस एक चेयर का इतना कॉस्ट, तो वाई चेयर का 500 वाई। तो ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और ये अमाउंट 50,000 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। दैट्स इट। और कोई कंस्ट्रेंट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हो सकता है कहीं पर दो से ज्यादा भी कंस्ट्रेंट्स हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट सबको समझ में आ गया क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है? तो यहां पर मैक्सिमाइज करना है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें मैक्सिमाइज ही करना हो, लेकिन इस बार हमें क्या है? मैक्सिमाइज करना है। कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे मान लो हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वहां उसे मैं क्या करूंगा? मिनिमाइज करूंगा। इस तरह की चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है। और एक और वर्ड या टर्म हमने देखा, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम। ये सारे जो मैं थ्योरेटिकल चीजें मैं लिखा रहा हूं ना, इनको याद रखना है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक्स और वाई की उन वैल्यूज को बोलते हैं जिसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमम आए या फिर मिनिमम आए। ओके, ये क्लियर सबको? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कई समय से सोचता आ रहा था, लेकिन कोई इससे डिस्कस नहीं करता था। रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं एक एनसीईआरटी की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो उसमें एक जो एचओडी है मैथ्स के ही, उन्होंने ये चीज डिस्कस की। आजकल जो केस स्टडी वाले प्रॉब्लम आते हैं तो वो बुक वाले प्रॉब्लम नहीं रहते, अजीब से रहते हैं, है ना। तो ज्यादातर केस स्टडी जो आता है मैक्सिमम मिनिमम पे आता है, पक्का आता है। तुम लोगों को याद होगा एओडी पढ़ाते समय मैंने बोला था। और ये क्या, मैक्सिमा मिनिमा में भी हम वो एक्स की वैल्यू निकालते, याद होगा कि किसके लिए मैक्सिमम है किसके लिए। इसमें भी वैसे ही कंडीशन है। इसमें भी देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमको क्या निकालना रहती है? मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। समझ रहे हो? तो बच्चों को वो चीज क्लियर नहीं होता है कि भाई ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है या एलपीपी का क्वेश्चन है, जब केस स्टडी में घुमा फिरा के पूछता है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आएगा, टाइम लगेगा इसमें। चलो, तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब ये देखते हैं कि हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकाले, कैसे डिसाइड करें कि एक्स और वाई क्या होना चाहिए। पहले हम एक अंदाजा लेते, एक गेसिंग करते, फिर उसके बाद हम एक्चुअल सॉल्यूशन पे जाएंगे। तुम क्या क्या लेना चाहोगे बताओ, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो? कितना लेना चाहोगे? एक्स। कितने टेबल्स बाय करना चाहोगे? मान लेते हैं तुम रैंडमली सोचो कि चलो मैं 10 टेबल और 10 चेयर ले लेता हूं, ठीक है। 10 टेबल और 10 चेयर, तो टोटल तुम लोगों ने कितना खरीदा? 20। स्टोरेज सफिशिएंट है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी गई तुम्हारी? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कैसे निकालोगे? यहां पर पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 और 5 मतलब कितना हो गया? 30,000। 30,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड के अंदर है। प्रॉफिट कितना हो गया? जो भी कोई प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट हो गया। समझ में आई ये चीज? तो ऐसा रैंडम तरीके से कैलकुलेट करने जाओगे तो ये तो काफी मुश्किल है। कौन कौन सी वैल्यू डिसाइड करोगे? तो इसलिए एक सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो वो सिस्टमेटिक मेथड जो है मैं यहां पर बता रहा हूं, समझना ध्यान से। स्टेप नंबर 1,
पहले आप ये जो इनइक्वालिटी है ना उसको इक्वेशन में बदल दोगे, ये दोनों इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदल दोगे। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अच्छा दूसरी इक्वेशन बनाने के पहले मैं इस इनइक्वालिटी को ही और सिंप्लीफाई कर देता हूं। और सिंप्लीफाई हो सकता है ना, किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 500 से। 500 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 5x प्लस वाई, और लेस देन और इक्वल्स टू, ये 500 से डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा, 100। तो ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी, या ये समझ लो 500 कॉमन निकाल के काट दिया, तो सेकंड वाली इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगी 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो पहला स्टेप एक इक्वेशन बना देना है। दूसरा स्टेप, ये जो भी इक्वेशन है आपको इनके ग्राफ्स बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने आता है ना, क्लास 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलो ग्राफ बनाना डिस्कस करते हैं एक बार, अगर भूल भी गए तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जैसे अगर मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ये वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो मुझे इसके 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो 2 पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, तो आप ये टेबल वाला मेथड तो जानते हो कि 9th में जो हम करते थे, है ना। सबसे पहले सिंपली एक काम करता हूं, x की जगह पे 0 डाल देता हूं। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y क्या मिलेगा, 60। अब एक काम करता हूं, y की जगह 0 डाल देता हूं। y की जगह 0 डालूंगा तो x कितना मिल जाएगा, 60। ये सबसे इजी पॉइंट होते हैं, इसको इंटरसेप्ट वाले पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहा है, 0,60। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये इस लाइन का y इंटरसेप्ट बता रहा है। y एक्सिस को ये कहां पर कट कर रहा है, 60 पे, तो 0,60 ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा वाला पॉइंट है 60,0, जो उसका क्या बताता है, x इंटरसेप्ट, तो ये आ गया 60,0। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा। ओके, अब अगर आपको याद होगा, जब आप क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ते थे, तो जब हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करते थे, तो देखते थे कि इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है या फिर स्लैक है। स्ट्रिक्ट या स्लैक का मतलब पता है ना, अगर इक्वल टू होता है तो क्या होता है, स्लैक होता है, और इक्वल टू नहीं होता तो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो यहां पर ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी, तो नॉर्मल लाइन बनती है यहां पर। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन भी यहां पर लिख देते, तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये क्लियर? अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना और समझना, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगी। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमने ये लाइन की इक्वेशन बनाया ना, तो हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी को देखेंगे, है ना, और इसका जो सॉल्यूशन होगा इस लाइन, इस इनइक्वालिटी का, वो या तो पूरा नीचे होगा या फिर पूरा ऊपर होगा। अब वो कैसे डिसाइड किया जाता है, तो वो डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों हिस्सों में से किसी भी एक हिस्से का एक पॉइंट चूज करते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाले पॉइंट को चूज करता हूं, क्योंकि बहुत आसान है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। 0,0 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब x और y की ये जो वैल्यू है, इसे इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे जिसका हमने ग्राफ बनाया। तो x और y की जगह 0 डालूंगा तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड कितना है, 60। अब ये लिखा है 60 0 से बड़ा होता है, क्या वाकई में होता है, क्या ये ट्रू है? यस, ट्रू है। मतलब हम इस तरफ के रीजन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। मतलब इस तरफ का आने वाले सारे पॉइंट हमारे सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएंगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मान लो आप इधर नहीं लेके, मान लो इधर कोई पॉइंट लेते होते, मान लो 100,100 आपने लिया होता, तो आप क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह पे क्या डालते हैं, 100 तो ये क्या बन जाता है, 200। क्या 200 60 से छोटा होता है? नहीं होता। नहीं होता मतलब आप इधर को शेड नहीं करते, उसका अपोजिट शेड करते, कहां पर करते, इस तरफ करते, तब भी आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो हमें मिल गया ये सॉल्यूशन रीजन। अब यही काम हम दूसरे वाले के लिए भी करेंगे। चलो अब दूसरी वाली लाइन के लिए, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए भी सेम काम करते हैं। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। तो मैं यहां पर इस तरीके से टेबल बना देता हूं, एक्स और वाई। हाँ,
y की जगह 0 अगर मैं डालता हूं तो x कितना आएगा, 20 आएगा। 100/5 मतलब 20। और अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y कितना आएगा, 100। क्या ये सबको क्लियर? अब ये 20,0 वाला पॉइंट किधर आने वाला है? 20,0 वाला पॉइंट किधर आने वाला है बताओ जल्दी। एक्स एक्सिस में। तो ये एक्स एक्सिस में यहां पर आ जाएगा 20,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0,100। ये किधर पे आएगा, वाई एक्सिस में यहां कहीं आएगा, मान लेते हैं 0,100। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वैसे ही डायग्राम बना दो, लाइन बना दो। क्या ये हो गया सबका? अब ये ग्रीन वाली लाइन का भी सॉल्यूशन रीजन वैसे ही निकालो जैसा मैंने बताया। ग्रीन वाली लाइन के लेफ्ट, नीचे और ऊपर दोनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। 0,0 सबसे बेस्ट है। जो भी पॉइंट सेलेक्ट करते हो वो लाइन में नहीं आना चाहिए, ये बस ध्यान में रखना है। तो 0,0 यदि मैं यहां पर डालता हूं एक्स और वाई की जगह पे, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0। राइट साइड क्या है, 100। 100 0 से बड़ा होता है, ट्रू। तो इसका भी सॉल्यूशन रीजन जो आएगा वो इसी तरफ आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, इस तरफ। क्या ये क्लियर हो गया है ना? अब अगर मैं दोनों के कॉमन रीजन को देखूं तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये दोनों का क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन। ये दैट्स इट। क्योंकि इसके लिए भी डाउनवर्ड, इसके लिए भी डाउनवर्ड, तो ये उसका कॉमन रीजन आएगा। क्या ये समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि मैंने इस तरफ क्यों शेड नहीं किया, क्यों इस तरफ मैंने शेड नहीं किया, क्यों मैंने यहीं पर बाउंड कर दिया उसको? क्योंकि इन कंस्ट्रेंट में, ये जो मैंने दो कंस्ट्रेंट लिखी, इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है, उसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बोलते हैं। वो ये बोलता है कि एक्स और वाई जो है हमेशा क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई हमने नंबर ऑफ आइटम्स लिए, नंबर ऑफ आइटम्स नेगेटिव नहीं हो सकते। और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट्स वाई सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शेड करें। क्या ये सबको क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टास्क। यहां तक सबको हो गया ना, बना लिया सबने? नहीं भी बनाया तो समझ में तो आ गया ना? अच्छा, अब एक और नया टर्म आते हैं, एक और दो तीन और नए टर्म्स यहां पर देखेंगे। ये जो हमें शेडेड रीजन मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। अब फिजिबल का मतलब क्या होता है बताओ? फिजिबल का मतलब, हाँ, यस, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पॉसिबल हो, है ना? तो ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन इसलिए क्योंकि इस रीजन में जितने भी पॉइंट आएंगे, हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू रहेगी वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगी। समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो यहां पर एक्स आ रहा होगा 10,15, तो 10 और 15 पे ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी। इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है? और इस फिजिबल रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मतलब एक्चुअल में क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है? उन्हें हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। रीजन मतलब एरिया है, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज का पेयर है। ओके, ये सारे टर्म्स ना सिंपल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना ये सब। यहां तक हो गया सबका? अभी और कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। अब ये जो आपको फिजिबल रीजन जो दिख रहा है आप लोगों को, क्या ये फाइनाइट रीजन पे है? क्या ये बाउंडेड है कि नहीं? बाउंडेड मतलब समझ रहे हो, उसकी बाउंड्री है ना? तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन। अगर मान लो फिजिबल रीजन उस तरफ आता तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन। ठीक है? और क्या चीज इसमें बता रहा था, हाँ, इसी इसको कई बार ना कन्वेक्स पॉलीगॉन भी बोलते हैं, कन्वेक्स
पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। पॉलीगॉन तो जानते हो, दो साइड, तीन चार पांच छह सात साइड होती है ये सारी। तो ऐसा शेप जिसमें दो या दो से ज्यादा साइड होती है, तीन या तीन से ज्यादा साइड होती है, कन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। जैसे ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है, ठीक है। क्या ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है? ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा। कन्वेक्स पॉलीगॉन की एक कंडीशन क्या होती है कि उस पॉलीगॉन के अंदर में आने वाले कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा उस पॉलीगॉन के अंदर आना चाहिए। लेकिन जैसे यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूं, एक पॉइंट ये ले रहा हूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के कुछ पॉइंट्स जो है उसके बाहर आ जा रहे हैं, तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। समझ में आई ये चीज? उसका एक सिंपल सा और तरीका होता है जिससे आप पता कर सकते हो। ये जो इंटरनल एंगल्स बनते हैं ना, हमेशा वो 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। जैसे यहां पर इंटरनल एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो आपको यहां पर क्या मिलता है? एक कन्वेक्स पॉलीगॉन मिलता है। ये चीज भी हम देख लिए। ओके। अब और भी कुछ चीजें यहां पर मैं आपको टर्म समझा रहा हूं, समझना। जैसे अगर मान लो आपने ये दो लाइंस बनाई इस तरीके की, ठीक है। एक लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है, दूसरे लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है। तो क्या दोनों में कोई कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? नहीं। तो इसमें हमको कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। समझ में आ गया? फिजिबल सॉल्यूशन तब मिलेगा जब दोनों का आपको क्या मिलेगा? कॉमन रीजन। सो नो फिजिबल सॉल्यूशन इज पॉसिबल, हम ये बोलेंगे। ठीक है, ओके। चलो फिलहाल यहां पर मैं यहां तक की चीजें टर्म्स वाली स्टॉप करता हूं। अब आता हूं सॉल्यूशन निकालने पे। तो ये ग्राफ आप बनाना सबको समझ में आ गया? तो ग्राफ बनाने के बाद अब जो बाउंडेड रीजन मिलता है हम उसके कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? कॉर्नर पॉइंट्स। और उनकी मार्किंग करते हैं। तो ये वाले पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूं। तो ओ का कोऑर्डिनेट तो पता है क्या है? 0 0। ये वाले पॉइंट को ए ले लेता हूं, उसका कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल रखा है 20 0। ये वाले पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं और ये वाले पॉइंट को सी ले लेता हूं। तो सी का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है 0 60। सिर्फ बी का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करने से। इन दोनों लाइन की इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड चाहो। तो मैं एलिमिनेशन लगाता हूं। 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था? 100। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना था? 60। दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। 5x माइनस एक्स कितना हो गया? 4x इज इक्वल्स टू 40। तो x इज इक्वल्स टू 10। क्या ये क्लियर? मतलब इस पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया? 10। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x की जगह पे 10 डाल दो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y मिल जाएगा, वो आ जाएगा 50। क्या ये वाला पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया? तो बाउंडेड रीजन मिलने के बाद हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। फिर हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें टेबल में सबसे पहला होता है सीपी। पहला कॉलम बनता है सीपी। सीपी का फुल फॉर्म कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा कॉलम बनता है हमारा जेड का। जेड मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अभी तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने कहीं यूज नहीं किया था, रिकॉल करना। अभी सिर्फ हम किससे काम चला रहे थे? कंस्ट्रेंट से। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू कितना है? 250x प्लस 75y। ये आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां तक सबको क्लियर? अब जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है हम उसे यहां पर पुट करेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आया? 0 0, पॉइंट ए के लिए। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना आया था? सॉरी, 0 ये ओ के लिए था ना। ओ के लिए। ए के लिए कितना आया था? 20 0। बी के लिए कितना आया? 10 50। और सी के लिए कितना आया? 0 60। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब ये जो सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है हम इसमें z इसमें पुट करेंगे x और y की जगह पे ना। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 डालेंगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x की जगह 20, y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 5000। तो ये आ जाएगा 5000। फिर x की जगह पे 10, y की जगह पे 75। करो कैलकुलेशन, कितना आएगा?
x की जगह पे 10 डाला तो 2500, 32,500 ज्यादा आना चाहिए क्या? ये 10 डालोगे तो 2500 तो यहां हो गया, प्लस 75 इंटू 50, सिक्स टू, चेक करो तो 6250, चेक करो सबका आ रहा है क्या सेम? ये 5 5 25 का 5 आ गया, 2 5 35 प्लस 2 37, तो 3750 तो यहाँ पर आ रहा है, और ये इतना है ना, हाँ ठीक है, इतने ही आ रहा है 6250। नेक्स्ट एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 60 रखो, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 60, मतलब ये 75 इंटू 60 हो जाएगा। 6 5 30, 30 का 0 आ गया 3, 6 7 40, 4500, ये आया सबका? ओके, तो ये जो वैल्यूज हमें मिल रही है, ये एक्चुअली क्या शो कर रही है? ये z की वैल्यू शो कर रही है, और z हमारा क्या है? प्रॉफिट। तो अगर आप 0 टेबल 0 चेयर लोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 0। अगर आप 20 चेयर और x को हमने चेयर लिया ना, हाँ x को टेबल लिया, सॉरी, अगर आप 20 टेबल और 0 चेयर लोगे, प्रॉफिट कितना होगा? 5000, लाइक दैट। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब मिल रहा है? यहां पर, ठीक है। और ये आपको तब मिलेगा जब x 10 लोगे और y 50 लोगे, मतलब आप 10 टेबल परचेस करोगे और 50 चेयर्स परचेस करोगे, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आ गया? तो ओवरऑल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें एक ऐसी वैल्यू सर्च करनी होती है एक्स और वाई की, जिसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, या तो मैक्सिमम हो या फिर वो मिनिमम हो, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में क्या है वो समझाता हूं। आपके सिलेबस में ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो डिलीट हो चुके हैं, मतलब आपको ये पूरा इक्वेशन बनाना नहीं है, जैसा अभी यहां पर मैंने बनाया ना क्वेश्चन एग्जांपल लेके, वो नहीं करना है आपको। सीधे सीधे क्या दिया होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, और आपको कंडीशन दिया होगा। आपको क्या करना होगा? आपको उसका ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालने होंगे, फिर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। स्टार्ट करें? चलो, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, अंशिका समझ में आ गया क्या? यस ओके, हाँ जल्दी सॉल्व करो उसको। हो गया ये वाला? बना लिया है क्या पूरा? ओके, नेक्स्ट बना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है ये एक सब्जेक्ट के अंदर आता है जिसका नाम होता है ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। और कई सारी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और इवन जो एमबीए वगैरह करते हैं जो लोग, मार्केटिंग वगैरह में, तो उन उसमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो लोग पढ़ते ही है हमेशा लगभग। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन z लिख लिया होगा यहाँ पर साइड में, तो z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, और इसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, वो भी साइड में हम लिख लेंगे। मैक्सिमाइज करना है यहां पर। और एस टी सी फुल फॉर्म है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, तो ये आपके कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स में सबसे फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 4। सेकेंड है, सेकेंड जो कंस्ट्रेंट है वो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, सेकेंड और थर्ड,
जिसको कंबाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, आई थिंक बना लोगे इसको। तो इसके लिए कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखोगे, आप सिर्फ इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। फिर उसके बाद सिंपल है इसके पॉइंट्स निकालना, x और y, x की जगह पे 0 y4, y की जगह पे 0 x4। ये बन गया x एक्सिस, ये बन गया y एक्सिस। फिर उसके बाद पॉइंट्स लोकेट कर लिया होगा, ये आ गया 4,0, ये आ गया 0,4। दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लिया होगा। मेरे ख्याल से यहां तक सबका हो गया क्या? हाँ। फिर उसके बाद सबसे मेन प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद ना डिसाइड करने के नीचे शेड करना है, ऊपर शेड करना है, इस पे कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हम ओरिजिन वाला एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, और उस कोऑर्डिनेट को हम इनइक्वालिटी में रखेंगे, इसमें पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह पे। तो एक्स और वाई की जगह 0 डालेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 4। क्या 0 4 से छोटा होता है? यस। तो हम नीचे वाले रीजन को शेड कर देंगे, तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। फिजिबल रीजन निकालने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है। फिर सिंपली आप वो टेबल बना लोगे, टेबल जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा सीपी कॉर्नर पॉइंट्स का, सेकेंड कॉलम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का। तो z इज इक्वल्स टू यहां पर है 3x प्लस 4y। फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रख दो, इसको o, इसको a और इसको b ले लेते हैं। तो o का कोऑर्डिनेट 0 0, a का 4 0, b का 0 4। हाँ बताओ वैल्यू क्या क्या आ रही है? 0 0 पुट करने पे 0, 4 0 पुट करने पे 12। ये 4y है क्या? 4y, ओके। और इस पे कितना आ रहा है 16। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइज करना है तो यहां पर ये वाला आ जाएगा, समझ गए ना? तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन 16 नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन x और y की वैल्यू है जिस पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ओके तो हो गया, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। यस, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमाइज लिखा होता तो जिस पे मिनिमम आता वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4y, मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8। सेकेंड है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12। और थर्ड और फोर्थ जो अलग अलग लिखा मैं एक साथ कंबाइन कर देता हूं हमेशा, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
ओके चलो सॉल्व करो और मुझे दिखाओ, मैं नोटबुक पे चेक करता हूँ इस पर। दिखा ईशान तेरी नोटबुक क्या क्या लिखा है? हम्म। 0,4 ये y की जगह पे 0 x के, हाँ ठीक है सही। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,12 कैसे है? अच्छा तू इसका ग्राफ बना रहा है क्या? नहीं यार तू गलत कर रहा है ना। तू एक ये पॉइंट निकाल रहा है ऊपर वाले से, इसका पॉइंट निकाल रहा है नीचे वाले से, ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ रहे? तेरा 8,0 तब आएगा जब तू यहाँ पर y की जगह 0 डालेगा, तो इसीलिए पूरा ये क्या किया तू? क्वेश्चन के बाद इसको भी सही से नोट नहीं है। ये x+2y है ना, तो x+y कैसे हो गया? है सिंपली क्या करना होता है, इसको हटाना होता है इक्वेशन। x+2y = 8, समझा? ये कितना होगा? 3x+2y = 12। चल अब बना फिर से अच्छे से डायग्राम, इसको काट, ये गलत किया। हम्म। कौन सा ये है ना? एक आएगा y0 डालेगा तो 0, 8,0 और x0 डालेगा तो 0,4, ठीक है। फिर ये 0 डालेगा तो 4,0, ये 0 डालेगा तो 0,6, ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं ना। हम्म। हम्म। x4 y0, चेक करो एक बार पीछे सही है क्या? सही है। हम्म।
चेक कर लेना फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन ऐसा बना कि नहीं। सेकेंड वाले के लिए सेकेंड वाला भी सॉल्व कर। हाँ, तुम लोग बैग्स वगैरह यहाँ रख दो और रूम नंबर 4-5 में बैठ जाओ। और ये आंसर शीट ले जाना। हाँ ठीक है, कॉपी लाया तो ठीक है। हाँ, जहां पर भी बैठ जाओ भाई, ठीक है। बन गया। सबसे मिनिमम कहां पर आ रहा है? -12 ना? हाँ वही होगा। ओके तो यहाँ x की जगह पे 0 पुट करने पे y की वैल्यू 6, y की जगह 0 पुट करने पे x की वैल्यू 4। तो 0,6 ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट पॉइंट है 4,0 ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब ज्वाइन करोगे तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। एक बार चेक करो ये बना क्या सबका? हाँ, ये दोनों ग्राफ बन गए। अब इसके बाद फिर जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पुट करके चेक कर सकते हो दोनों पे। तो जैसे इसके लिए पुट करता हूं 0 0 तो लेस देन, मतलब इसके लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड्स। समझ गए? फिर उसके बाद सिमिलर वे पे मैं इस वाली इनइक्वालिटी के लिए भी टेस्ट करूंगा, 0 0 पुट करूंगा। तो 0 0 पुट करने पे 0 इज लेस देन 8, इसके लिए भी सॉल्यूशन रीजन कहां पर आएगा? डाउनवर्ड्स। ओके, सो फाइनली जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला हो जाएगा। क्या ये फिजिबल रीजन सबका आ गया? ओके, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर मैं आइडेंटिफाई करता हूं। जैसे ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया O, कोऑर्डिनेट 0 0। ये कॉर्नर पॉइंट A, ये कॉर्नर पॉइंट B और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो गया C, जिसमें B का कोऑर्डिनेट बस आपको निकालना पड़ेगा। तो B का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी? 3x + 2y = 12 एंड x + 2y = 8। इन दोनों को सॉल्व करोगे। सॉल्व किया तो सब्सट्रैक्ट कर दो सिंपली दोनों को। x + 2y = 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2x = 4, x = 2। x = 2 आ रहा है क्या? चेक करो। x2 और y की वैल्यू आएगी 3। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। चेक कर लेना सभी। तो फिर टेबल बना लो। सीपी कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, z = ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है -3x + 4y, -3x + 4y। फिर उसके बाद ये टेबल कंप्लीट कर लो। तो कॉर्नर पॉइंट O कोऑर्डिनेट 0 0, कॉर्नर पॉइंट A कोऑर्डिनेट 4 0, कॉर्नर पॉइंट B कोऑर्डिनेट 2 3, कॉर्नर पॉइंट C कोऑर्डिनेट 0 4। वैल्यूज पुट करो। 0 0 पुट करने पे z आएगा 0, 4 0 पुट करने पे -12, 2 3 पुट करने पे 2 3 6 और 12 मतलब ये आ जाएगा 6, और 0 4 पुट करने पे 16। क्या ये क्लियर? अब z की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम कहां आ रहा है? इस जगह पे -12, ये मिनिमम वैल्यू है। अब z नेगेटिव हो सकता है। कंस्ट्रेंट्स या कंडीशन हमारे लिए z की नहीं है, x और y के लिए है ना।
तो z मिनिमम कब आ रहा है, इस पॉइंट पे। तो x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0, ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया? अंशिका क्लियर है ना? तुमको भी एक बार चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो सर, क्लियर है। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अब अभी से 1 घंटे तो हो चुके, 10 बज रहा है लगभग, ठीक है। अब अभी से इसको पूरा खत्म करो, जो एक्सरसाइज है, जैसे ही खत्म हुआ क्लास एंड, ठीक है। अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, जहां प्रॉब्लम जाएगी मुझसे पूछना है। तो एक बार चेक कर लेना ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा बनेगा। सबसे पहले तो ग्राफ, मैं सीधे सीधे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। एक
हाँ, कॉर्नर पॉइंट पहले वाले के लिए क्या आ रहा है? कॉर्नर पॉइंट एक बार ये वाले पॉइंट्स चेक करो तो एक बार बताओ जल्दी। y0 रखता हूं तो ये आ जाएगा 5,0, 5,0। और दूसरा कौन सा आ रहा है? 0,3, 0,3। ठीक है, और ये ग्राफ बना ऐसा। दूसरा वाला बताओ क्या आ रहा है? 0,5, 0,5 मतलब यहां आ जाएगा। हाँ, और दूसरा 2,0, ये यहां पर आ रहा होगा 2,0। फिर उसको ज्वाइन किया होगा ये ऐसा। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन यही वाला आ रहा है, कंफर्म कर लो एक बार। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स 0,0, 20,03 और ये आ रहा है 20/19 और अगला 45/19। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट सीपी हो जाएंगे, मार्क कर लेना। 0,0 पहला हो गया, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो जाएगा 0,3 और लास्ट वाला हो जाएगा 20/19 एंड 45/19। कंफर्म कर लो। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y, वैल्यूज प्लेस करोगे तो यहां पर z आ जाएगा 0, यहां z कितना आएगा 10, यहां z आ जाएगा 9 और यहां z कितना आ रहा है? कितना आ रहा है चेक करो, 100/19 और ये आ रहा होगा 135, मतलब 235/19, 235/19। चेक करो यही आ रहा है क्या? 235/19 पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली कितना होता होगा? 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा मैक्सिमम है? क्लियरली दिख रहा है z यहां पर मैक्सिमम है जब x और y की वैल्यूज ये। दैट्स इट, ये होगी ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बन गया ये सबका, चेक कर लो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। इसके बाद वाले में हाँ चेक डिस्कस करते हैं उस पर। क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो? अच्छा, ये थर्ड कुछ बचा तो नहीं है ना किसी का? देखना, हटा दूं ना? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। जहां प्रॉब्लम जा रही पूछो मुझसे, या थोड़ी देर ट्राई करो। मैं 2 मिनट टेस्ट है बच्चों का, उनको दे के आ रहा हूं पेपर। मिनिमा निकालना है ना इसमें, तो निकल सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पे थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले बनाओ इसको, ये स्पेशल केस है ये समझ लो।
थिंक सबने ये स्टार्ट कर दिया होगा सॉल्व करना। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया होगा, बीच में तुम लोग भी मुझे वैल्यूज बताते जाना। तो सबसे पहले ये हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गया। हाँ, अब इस वाले का ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स आएंगे, एक्स की जगह पे 0 डालने पे वाई आएगा 1, तो 1,0 अप्रोक्सीमेटली यहां पर, और दूसरा y की जगह पे 0 डालने पे x आएगा 3, तो 3,0 ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं आ रहा होगा, और दोनों को ज्वाइन करने पे ये ग्राफ बन रहा। हाँ सॉरी, ये 0,1 है। ओके, यहां तक ओके। फिर उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे, तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 0,2,2,0 है ना, ये आ गया 20 और ये आ गया 0,2, फिर उसको ज्वाइन करने पे ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, बट फिर भी समझो, इसके बाद जब हम सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन निकालेंगे, तो x और y की जगह पे 0,0 पुट करने पे, तो ये क्या हो गया, 0,0 ग्रेटर देन 3, फॉल्स। फॉल्स मतलब इसका शेडेड रीजन अपसाइड। किसके लिए देख रहा था मैं, पिंक वाले के लिए ना, हाँ, तो अपसाइड मतलब ये ऐसा। ओके, फिर उसके बाद दूसरा येलो वाली लाइन के लिए 0,0 फॉल्स मतलब इसके लिए भी शेडेड रीजन क्या बनेगा, अपसाइड। ओके, अब जो कॉमन शेडेड रीजन जो यहां पर बनेगा, उसे अगर मैं हाईलाइट करता हूं, तो कॉमन शेडेड रीजन ये वाला होगा, अनबाउंडेड रीजन है, ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है। देख लो एक बार, ऐसा बन रहा है क्या, है ना। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना। एक कॉर्नर पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0,2। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, तो पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, सब्सट्रैक्ट किया तो यहां पर 2y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है 1/2, x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3/2। क्या यहां तक सबका हो गया, हाँ। तो ये अनबाउंडेड रीजन है, इधर आ जाओ दोनों, वहां से आंसर शीट लेते आना, वहां रखी है ना, ले आए क्या, यहीं बैठ जाओ सामने। हाँ, ये आ गया सबका। हाँ, अब इसके बाद अनबाउंडेड रीजन होता है ना, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो है ना, वो अभी 3 ही मिल रहे, बाकी अपने को नहीं पता। टेबल बना लिया होगा इसके बाद तुम लोगों ने, सीपी का कॉर्नर पॉइंट वाला और जेड वाला। हाँ, क्या हो गया, क्यों इतना हंसी आ रही है, हाँ क्या हो गया, हाँ आंसर शीट लेते हैं ना उधर से। हाँ यही बैठ जाना इसी जगह पे। 0,2, फिर उसके बाद 3/2, 1/2, फिर उसके बाद क्या आ रहा है बताओ, 30, ये आया। z की वैल्यू क्या क्या आ रही है बताना जल्दी से, इस पे आ रही है 10, और इस पे कितनी आ रही है 7, और इस पे कितनी आ रही है 9। ओके, यहां तक हो गया सबका, हाँ। बैग को बाहर रखना, आंसर शीट वहां रखिए, उससे ले आके अक्षांश के बाजू में। ओके, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ रही है। अब देखो यहीं पर बस थोड़ा सा ध्यान देना, एक्चुअल में मिनिमम ये मिल रहा है, लेकिन यही मिनिमम है ये बोलना गलत होगा। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन कैसा होगा समझना। यहां तक सारे बच्चों का हो गया क्या, अब 5 मिनट बस एकदम ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल सर्च स्टार्ट करेंगे मिनिमम वैल्यू की, और उसके लिए ना ये जो हमें मिनिमम मिला है z का, तो हम ये सोचेंगे कि क्या z 7 से भी छोटा हो सकता है। ठीक है,
अब z क्या है? z है ये। तो क्या 3x प्लस 5y ये लेस देन 7 हो सकता है? तो उसके लिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इक्वेशन में। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 7। उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये हो गया x और y, और ये x की जगह पे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/5। फिर y की जगह पे 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। अब 7/5 कितना होता है? लगभग 1.4। 1.4 कहां पर प्लॉट होगा? 1.4 प्लॉट होगा यहां पर कहीं। समझ में आ रहा है? 0,1.4 इसकी प्लॉटिंग कर रहा हूं मैं। फिर ये है 7/3,0। 7/3 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 2.1 के आसपास। 2.1 मतलब इसका पॉइंट इधर पे बनेगा। समझ गए ना? ये दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ऑब्वियसली वो ये वाले कॉर्नर पॉइंट से तो होके जाएगा ही, यहां से। ओके, लेकिन ये जो मैं अभी ज्वाइन करके जो नया ग्राफ बना रहा हूं ना, ये डॉटेड बनना चाहिए। ये डॉटेड बनना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए। क्यों डॉटेड बनना चाहिए? क्योंकि यहां पर देखो मैंने कौन सी इनइक्वालिटी लगाई है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है? ओके। अब हम ये जो डॉटेड लाइन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, नीचे है कि ऊपर है। तो किधर पे होगा, कैसे डिसाइड होगा? एक्स और वाई की जगह पे क्या पुट करके देख लो? 0 0। 0 0 रखने पे 0 लेस देन 7, मतलब इसका किधर पे आ रहा है? डाउनवर्ड्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन 7 से छोटा होगा कौन सी वैल्यूज के लिए? एक्स की, जो कि इधर आ रही है, एक्स और वाई की। लेकिन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन किधर पे है? ऊपर है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? एक ही जगह कॉमन है, एक ही पॉइंट कौन सा कॉमन है? एक ही पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो? ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन ग्रीन वाला है और मिनिमम के लिए ये ब्लू वाला है। तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा है? एक ही पॉइंट है, वो यही वाला। तो इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। समझ में आया? अब क्या हर बार ऐसा होगा? तो आंसर है नहीं। कई बार क्या होगा, ये वाला जो रीजन है ये ऊपर की तरफ बन रहा है, फिजिबल रीजन भी क्या बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में ये बोलना कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया, वो गलत है। समझ गए ना ये चीज? तो अगर कभी भी ऐसा अनबाउंडेड आ जाता है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अब इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? तो ये जो मैंने पूरा बताया ना, ये पूरा लिखोगे। अब एक स्टेटमेंट लिखोगे, देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट फॉर विच z लेस देन 7 and optimum solution, and that point is 3/2 comma 1/2, hence it is the optimum solution of given conditions. क्लियर ये चीज? जब अनबाउंडेड आएगा तब हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब वो क्लोज रहेगा, बाउंडेड रहेगा, तब वो इशू नहीं है। चलो कंटिन्यू करो, इसका हो गया तो फिर नेक्स्ट करना। ये हटा दूं क्या? हो गया तो सबका? हटा दो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? 10। ठीक है, हो जाएगा ना? वो वाले रूम में बैठ जाना, सामने रखा हुआ आंसर शीट। नहीं, मना ही तुम इधर पे। नहीं नहीं, बता रहा हूं मैं। हम्म, ये वाले बाजू वाले रूम पे।
ठीक है, आंसर शीट ले लो यहाँ से, ये है तुम्हारा, उसी रूम में रखा है, रूम नंबर 5 में ही। हाँ, यहाँ बैठ जाओ, वहां जगह नहीं है ना। चलो ठीक है, बैठ जा, तू यहाँ पर बैठ जा, ये ले जा, बैठ जा, लाइट्स ऑन कर देता हूँ। क्या वो नहीं बन रहा है क्या जीवन, बन रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा शीट किसी को चाहिए तो यहीं रखा है, ले लेना ना, धैर्य से ले लेना। हाँ, कुछ डाउट है? ऐसे ही वो थोड़ा सा प्रिंट आगे पीछे हो गया। मनु, प्रांशी, ये क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दोनों है, ये वाले रूम में बैठ जाना। टेस्ट कॉपी लाया तो उसी में दे देना, ठीक है? सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन? लक्ष्य वहां पर रखा है, देखना, नहीं, रूम नंबर 4 में ही रखा है, देख लेना, क्वेश्चन पेपर आंसर शीट दोनों। ये बन रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन में? बन गया? बाउंडेड आ रहा है क्या? अच्छा, इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे, x की जगह पे 0, y की वैल्यू 5, 0,5 इधर पे आ रहा होगा, और ये y की जगह पे 0, x की वैल्यू 10, तो 10,0 यहाँ पर आ रहा होगा। एक ये बन गया। इसका जब, हाँ, वो बाहर पे ही रखा है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट। हाँ, क्वेश्चन पेपर ले लो और ये बाजू वाले रूम में बैठ जाओ। फिर उसके बाद इसका जब प्लॉट करोगे तो x की जगह पे 0 पुट करने पे y आ रहा है 15, तो 15 को 0,15, और y के प्लेस पे 0 रखने पे x आ रहा है 5, तो एक पॉइंट ये आ रहा है 5,0। ऐसा ही बन रहा है क्या? ग्राफ चेक कर लो। हाँ, और दोनों लेस देन है। अब देखो, मैं तो बिना पॉइंट पुट किए चेक कर लेता हूं, लेकिन वो हमेशा सही तुम लोग नहीं कर पाओगे, गलती हो सकती है। एक फिर भी एक ट्रिक बताता हूं, लेकिन केयरफुल रहना वो ट्रिक अप्लाई करते समय।
जैसे यहां पर क्या लिखा है देखो, लेस देन और इक्वल्स टू है ना, लेस देन और इक्वल्स टू है ना, तो हमेशा दोनों के लिए कहां पर आएगा, डाउनवर्ड्स। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये तभी होगा जब ये दोनों एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होंगे, पॉजिटिव। समझ गए ना, इसीलिए केयरफुल रहना। तो डाउनवर्ड्स आएगा मतलब बाउंडेड रीजन आपका ये वाला बन जाएगा, ये बना। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है बताना, तो ये वाला 4,3 सबका सेम आया। हाँ, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो 0 0 है। चारों कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू निकाल लो। तो इस पे तो z की वैल्यू आएगी 0, इस पे z की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 5 0 रखने पे 15, और इस पे z की वैल्यू क्या आ रही है, 18, और इस पे z की वैल्यू 10। और हमें z क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है मतलब ये वाला हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, x4/3। चेक कर लो ये सबका आ गया क्या, x4/3। चलो हटा दो फिर ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो, चलो सॉल्व करो इससे जल्दी। ग्राफ अच्छा, इसमें ये वाली प्रॉब्लम, चलो एक बार ग्राफ चेक करते हैं इसका। सबसे पहले इसके लिए पॉइंट्स क्या है एक बार बता दो मुझे। y को 0 रखोगे तो 3/2 1.5 है ना, ये आ रहा होगा 1.5, 0। दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, x को 0 0 तो y की वैल्यू 3, 0,3। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। लक्ष्य क्या कर रहा है, बात कर रहा है, सॉल्व हो गया तेरा। हाँ, इसका पॉइंट निकालो तो x की जगह पे 0, y आएगा 3। सेम पॉइंट आ रहा है क्या इसका भी, 0,3, इसका भी वही पॉइंट है। y की जगह 0 पुट करने पे x की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट इधर पे आ रहा है 6,0। ओके, ये इसका ग्राफ हो गया। अब सॉल्यूशन जो है दोनों का अपवर्ड बन रहा है ना, चेक करो दोनों का अपवर्ड आ रहा है क्या सॉल्यूशन, इसका भी अपवर्ड आ रहा है और इस वाले का भी अपवर्ड आ रहा होगा। ओके, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला इसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। चेक कर लो ये आया क्या। अब इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं कॉमन सॉल्यूशन रीजन में, सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक तो ये वाला है 0,3 और दूसरा ये वाला है 6,0। क्या यहां तक सबका हो गया। हाँ हाँ, उधर पे रखा है देखना क्वेश्चन पेपर, और रूम नंबर 3 में बैठ जाओ। सो कॉर्नर पॉइंट्स, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हो गया z। कॉर्नर पॉइंट एक है 0,3 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 6,0, और z की वैल्यू x+2y। चेक करके बताओ क्या क्या आ रहा है z दोनों में। 0,3 पुट करने पे क्या आ रहा है 6, 6,0 पुट करने पे भी क्या आ रहा है 6। हाँ, ये यहां तक हुआ क्या सबका, एक बार कंफर्म करो। अब इसमें क्या करना है हमें, मिनिमाइज। अच्छा ये बताओ यहां तक कितने बच्चे पहुंच चुके, पहले हैंड रेस करो तो। ओके, लगभग सभी हो चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, हेलो। हाँ हाँ, किसको चाहिए, ठीक। जस्ट अ सेकेंड ना, आगे बता रहा हूं मैं। हाँ, यहां तक हो गया ना सबका। अब देखो इसके बाद क्या बताया था मैंने प्रोसेस, जब भी आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है, तो क्या करना होता है, तो क्या करते हैं बताओ। एक क्वेश्चन में हमने किया था z लेस देन
6 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, 6 से छोटी वैल्यू के लिए सर्च स्टार्ट करेंगे। तो z हमारे लिए क्या है यहां पर, x प्लस 2y लेस देन 6। अब x प्लस 2y लेस देन 6 का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 लेके, क्या ये क्लियर? अब जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, देखो इसका बना हुआ है। तो ये जो येलो वाली, ये वाली जो लाइन है, एक्चुअली येलो वाली लाइन, ये इसी का ग्राफ है। क्या ये क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन कौन सा है, लेस देन 6 पे। लेस देन 6 मतलब कहां पर आएगा, डाउनवर्ड्स। तो इसकी 6 से छोटी वैल्यू इधर पे होगी, लेकिन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहां पर है, ऊपर की तरफ। समझ में आ? तो दोनों में कॉमन कहां है, दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है। और भी है क्या कॉमन पॉइंट? और भी ये है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये पूरा का पूरा क्या है, कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ले और बोलता है कि कितने ऑप्टिमम सॉल्यूशन होंगे, 1 2 3 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि इस लाइन में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, एंड एवरी पॉइंट इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए इसलिए बता रहा हूं मैं। तो कंप्लीट कर लो इसको, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हटा दो इसको, मैं स्टेटमेंट में ये लिखोगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिजिबल रीजन, ऐसा लिखना, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन एंड z less than 6 has common points, has common points on the line, on the line x plus 2y is equals to 6. Hence all the points, all the points of the line, of the line are optimum solution, are optimum solution for given problem. ठीक है। इस पॉइंट पे, इस लाइन में आने वाले सारे पॉइंट्स जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉइंट्स है। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। इसमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों निकालना है। तो मेरे ख्याल से बाउंडेड आएगा, क्योंकि जब बाउंडेड होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। और इसमें 3 ग्राफ बनेंगे। देखो 3 लाइन बनेगी, एक लाइन यहां पर बनेगी, एक लाइन यहां पर बनेगी, एक लाइन यहां से बनेगी। चलो बनाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। किसी को कुछ डाउट है? हाँ ठीक है, चलेगा। कुछ डाउट है अभी? क्या डाउट है बताओ। कौन सा क्वेश्चन? तो सॉल्व करो ना उसको आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो। कैसे करते हैं पता है तुमको? हाँ, तो सॉल्व करो उसको फिर। एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो ले लेना वहां से ना। तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, गप्पे नहीं मारो। चलो जल्दी खत्म करना है आज ये चैप्टर।
ये चैप्टर 1 मार्क का 1-2 क्वेश्चन आता है, और नहीं, और वो भी आता है 3 मार्क्स का भी आने का चांसेस में। आया था क्या 5 का? आ रहा है? हाँ, तो हाफ ईयरली में आ सकता है। एक्चुअली कोविड के पहले ना ये वाले चैप्टर से ना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता था, 5 या 6 नंबर का ऐसा कुछ आता था। अब क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया इसका वेटेज, 4 नंबर से 5 नंबर मैक्सिमम इसका वेटेज हो सकता है इस चैप्टर का। नहीं, तो ऐसा बाइफर्गेशन करके बोल रहा हूँ, 1 नंबर का तो आएगा ही पक्का है। 1 नंबर वाले 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे जो तुम लोगों को फंसाएंगे, जिसमें तुम लोग गलती कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग के टर्म्स बताए ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल, इससे रिलेटेड। नहीं बन रहा है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये बना लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मुझे ना पॉइंट्स बताते जाओ। इस वाली लाइन का पॉइंट्स एक बार सबसे पहले बताओ क्या आ रहा है इसका। 060 और 120, 0। मान लो ये 120, 0 और ये आ रहा है 060, और ये बन गया इसका ग्राफ। ये हो गया सबका? हाँ। फिर उसके बाद इसका 060, 60, 0, ये आ गया, और ये कॉमन है दोनों के लिए। फिर उसके बाद थर्ड वाले का, हाँ, थर्ड वाले का देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं समझा रहा हूं। थर्ड वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, जो इक्वेशन दिख रही है, वो एक्चुअली ऐसी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही बन रहा है। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू 2y। समझ गए कि नहीं? तो अगर किसी भी इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, तो वो लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से। जैसे x 0 डाल दो, y क्या आ जाएगा? 0। तो एक पॉइंट तो आपको पता चल गया कि उसका क्या है, 0, 0। अगला पॉइंट निकालने के लिए मैं छोटा नंबर नहीं बड़ा नंबर लेता हूं, क्योंकि ये सब 20, 60 ऐसे जा रहे हैं ना, तो मैं y का वैल्यू ले लेता हूं 60। y का वैल्यू अगर मैं 60 लेता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 120। तो इधर देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट ना आराम से मैं ग्राफ में लोकेट कर सकता हूं। तो ये y का वैल्यू मैं ले रहा हूं 60, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120, और ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? छोटे नंबर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने में मुश्किल जाएगी। फाइनल एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना होगा ना, क्योंकि ये, हाँ, 60-30 भी चलेगा। यहां तक हो गया सबका? हाँ। अब इसके बाद आपको निकालना है सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। तो सबसे पहले येलो लाइन के लिए चेक करते हैं, येलो लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। तो फर्स्ट वाला ग्राफ है, तो कहां पर होगा? डाउनवर्ड्स। मैं वो शॉर्टकट ट्रिक लगा के बता रहा हूं ना आप लोगों को, डाउनवर्ड्स होगा। मतलब मैंने ये देख लिया कि भाई इधर पे आ रहा है, बस इतना देख लिया, ठीक है। इसको हल्के से किसी उससे रखते हैं ताकि ध्यान रहे, ये डाउनवर्ड्स, ओके। फिर आते हैं पिंक वाले के लिए, उसके लिए भी कहां पर आएगा? डाउनवर्ड्स नहीं, अपवर्ड आएगा। इनइक्वालिटी पलट गई ना, मतलब इसके लिए कहां आएगा? अपवर्ड, इस तरफ जा रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आते ग्रीन वाले लाइन के लिए, तो ग्रीन लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ग्रीन लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन टेस्ट करना है ना, तो या तो मैं इधर का पॉइंट चूज करूंगा या इधर का। तो कौन सा चूज करें? ये चूज कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट जहां x की वैल्यू कितनी है? 60, और y की वैल्यू क्या है? 0। तो अब ये करो, यहां x की जगह पे 60 डालो और y की जगह पे 0 डालो। क्या आ रहा है? इनइक्वालिटी चेक करो, 60 माइनस 0 ग्रेटर देन 0। 60 0 से बड़ा है, करेक्ट है। करेक्ट है मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड्स। क्या ये क्लियर हो गया?
तो अब इन सब का कॉमन रीजन, सॉल्यूशन रीजन कौन सा आ रहा है? ये वाला। क्या ये आया सबका? चेक कर लो। अब ये जो हमें कॉमन सॉल्यूशन रीजन मिला, उसके कॉर्नर पॉइंट्स लोग मार्क आउट करो। तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो एक कॉर्नर पॉइंट हो गया ए, दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया बी, तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी जो है। अब देखो सी की वैल्यू निकालने के लिए स्मार्ट वर्क क्या करना है आपको? जो सी है वो ग्रीन लाइन और येलो लाइन में आ रहा है। तो ग्रीन लाइन में आपको क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू 2y। ये ग्रीन लाइन की इक्वेशन है। येलो लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, नहीं ये वाला है क्या? x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है। अब यहां पर ना ये वैल्यू रख दो, x की जगह पे क्या रख दो? 2y। तो 2y कितना हो गया? 4y। 4y 120, तो y कितना आ जाएगा? 30। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलना है? 30। और अगर y कोऑर्डिनेट 30 तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 60। तो ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया? अब वैसे ही पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ग्रीन लाइन x इज इक्वल्स टू 2y, पिंक लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, है ना? तो यहां पर x की जगह 2y डालोगे, 2y प्लस वाई 3y इज इक्वल्स टू 60। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20। y 20 तो x कितना आ जाएगा? 40। तो ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट। तो जो आपके सीपी होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए? पहला कॉर्नर पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है यहां पर? 60 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 120 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 60 30। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 40 20। और अब यहां पर z इज इक्वल्स टू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मेंशन करो। क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। और z की वैल्यूज कैलकुलेट करो इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले वाले पे z की वैल्यू क्या आएगी? 300। सेकेंड वाले पे 600। फिर थर्ड वाले पे ये आ जाएगा 300 प्लस 300, अगेन 300 प्लस 300, 600 आ रहा है ना? 600। लास्ट वाले पे 200 प्लस 200, 400। चेक करो 400 आ रहा है क्या? ओके। तो मैक्सिमा आपको कहां पर मिल रहा है? यहां पर देख लो एक बार, बी और सी। और मिनिमा मिल रहा है आप लोगों को ए पे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सॉल्व करो चलो। बाकी कर लोगे? ठीक है। तो इसके बाद के बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है, उसको होमवर्क कर लेना और अगली क्लास में मैं चेक करूंगा फिर। ठीक है। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको फंसाए, लास्ट वाला। और बाकी सब तो उसी, ये वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसमें। बस ये बता दूं, यहां पर x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन। तो इसका ग्राफ वर्टिकल बनेगा, ये ध्यान रखना है। ओके ठीक है। तो फिर बाकी कंप्लीट करके लाना अगली क्लास में।